हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम एक नया टॉपिक आज से स्टार्ट करने जा रहा है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें करनी है बेसिकली पहले ये देख ले। ऑब्वियसली द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, फिर उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, फिर ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में यू नो बेसिकली वी डिस्कस अबाउट द किडनी। और एक्सक्रीशन की जब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, it is the removal of metabolic waste material. It is the removal of metabolic waste material. Waste material तो हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ यूज की नहीं है उसे रिमूव करना, बट हियर आई एम यूजिंग द टर्म मेटाबॉलिक वेस्ट। इसका अपना इम्पोर्टेंस है। The thing that we have taken that is completely digested, absorbed and finally it will come into cell via blood, and in cell it is utilized to generate energy, and after that the waste material that is formed, yes, this is called metabolic waste. Suppose if we have taken carbohydrate or fat, after their complete utilization, the metabolic waste that is formed CO2 and H2O. In a similar pattern, if we take protein and after their complete utilization, the metabolic waste are ammonia, urea, uric acid. तो किसी भी फूड मटेरियल को लेने के बाद उसका यूटिलाइजेशन हो जाए बॉडी में एनर्जी जनरेट करने के लिए, फिर जो वेस्ट बनता है उसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। It means in this chapter we are going to study about elimination of CO2, H2O, ammonia, urea and uric acid from the body. But you know, carbon dioxide can be removed by lung. So lung is also the example of excretory organ. Water we can remove also by the skin. So skin is also the example of excretory organ. तो कोई भी ऑर्गन जो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का एग्जाम्पल है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हाट अबाउट द डिफिकेशन और इजेशन? डिफिकेशन और इजेशन, डिफिकेशन में भी तो हम लोग पढ़ते हैं कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, दिस इज कॉल्ड डिफिकेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि डिफिकेशन एक्सक्रीशन है या नहीं है तो क्या आर्ग्यूमेंट हम देने जा रहे हैं? डिफिकेशन के प्रोसेस में जो वेस्ट मटेरियल हम लोग बॉडी से एनस पार्ट के वाया रिमूव कर रहे हैं, इट वाज नेवर द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यस, डिफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एनस पार्ट। अगर वो अनडाइजेस्टेड है तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सेल तक नहीं पहुंचा, तो वो मेटाबोलाइज हुआ ही नहीं है। तो डिफिकेशन कैन नेवर बी कंसीडर्ड एज सेम एज द एक्सक्रीशन। तो कई बार हम लोग फ्रिक्वेंटली जल्दी में ऐसी गलती कर लेते हैं, लेकिन डिफिकेशन इसका सिनोनिम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो फीसेस स्टूल ह्यूमन बॉडी से पास हो रहा है डिफिकेशन के प्रोसेस में, इज देयर एनी एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रेजेंट इन इट? यस, बाइल पिगमेंट। Bile pigment that is present in stool, this is the excretory product. That means it is the result of metabolic utilization. It is the result of metabolism. That's why it is the metabolic waste. तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। We have discussed the definition of excretion. एक और बच्चों आप देखो तो मैं हमेशा ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो कन्फॉर्मर, इनके बारे में भी आपसे बात करता हूँ। ऑस्मो रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन? इफ एनी ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन देयर बॉडी, then this phenomena is called osmoregulation and that organism is called osmoregulator. Yes, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन कर सके तो इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन और उस ऑर्गेनिज्म को ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। एग्जाम्पल, सुबह से शाम तक, आजकल कोरोना काल में आप जानते हो कितने लीटर पानी पीने के लिए हमसे कहा जा रहा है? 4 to 5 लीटर। इतना पानी हम पिएंगे तो वो पानी जा कर के, वाटर जा कर के हमारी बॉडी सेल्स में कहाँ एक्यूमुलेट होगा, कहाँ कलेक्ट होगा? इस वाटर को बैलेंस भी तो हमें करना है।
आज बहुत इच्छा कर रही है स्पाइसी फूड खाने की, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आप सॉल्ट इनटेक कर रहे हो, क्या इसका कोई आपकी बॉडी पे असर नहीं पड़ेगा? यस, अगर हमारी बॉडी एक्टिवली वाटर एंड सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन कर पा रही है, वाटर एंड सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन कर पा रही है, देन यू आर ऑस्मोरेगुलेटर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। दूसरी तरफ वो भाई लोग हमारे यहाँ आते हैं जो कह रहे हैं वाटर और सॉल्ट का बैलेंस हमसे मेंटेन नहीं होगा, तो जो वाटर और सॉल्ट मेंटेन नहीं कर पाते वो ऑस्मो कन्फॉर्मर। तो दो ग्रुप है, ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर। इन जनरल जो वर्टिब्रेट्स हैं, यस, जो वर्टिब्रेट्स हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर, जो इनवर्टिब्रेट हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर। इन जनरल आई एम सेइंग वी ह्यूमन आर ऑस्मो रेगुलेटर। Which organ is responsible mainly to maintain the osmoregulation of human body? Yes, answer is kidney. हम इतना वाटर इतना सॉल्ट इनटेक कर रहे हैं, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो किडनी है। अब जो ऑस्मो कन्फॉर्मर तो फिलहाल मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, उनकी बात छोड़ दो। जो मेंटेन कर पा रहे हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी है? ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मोसिस का फिनोमेना आप सब लोग जानते हो। ऑस्मोसिस दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम देयर लेस कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यू कैन से मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट के मूवमेंट के अगर रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हाई कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो लेस कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली एक बीकर में अगर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, इधर वाटर है इधर सॉल्ट सोल्यूशन है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो वाटर ही जाएगा सॉल्ट सोल्यूशन की तरफ, तो वाटर यानी सॉल्वेंट। या सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो कंसंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक है, तभी वो मूव कर रहा। अब इसी रिस्पेक्ट में बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर मतलब जिसकी कंसंट्रेशन कम, सॉल्ट वाटर मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा। इन जनरल बच्चों फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अगर हम लोग अपने रिस्पेक्ट में बात करें, हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी अगर कोई पूछ ले, इन जनरल यू विल से 300 ml ऑस्मोल पर लीटर। सॉल्ट है, अदर आयंस है, इसके कारण हमारे आपके ब्लड की ये ऑस्मोलैरिटी है, ये फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर की ऑस्मोलैरिटी 300, सराउंडिंग की ऑस्मोलैरिटी 50 ml ऑस्मोल पर लीटर। यू विल से सर अगर बाहर ऑस्मोलैरिटी कम है तो ये वाटर तो अंदर आ जाएगा ऑर्गेनिज्म के, और अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर ज़्यादा आ जाएगा तो ऑर्गेनिज्म तो स्वेल कर जाएगा। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस मेंटेन कैसे होता है? यस, ऑस्मो रेगुलेटर जो होते हैं अगर उन्हें हाइपोटोनिक मीडियम में रखा जाएगा तो एक्सेस वाटर अंदर आ जाएगा, और अगर हाइपरटोनिक मीडियम में रखा जाएगा तो उनकी बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम आती है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में। तो वो वही मैंने लिख रखा है कि दो मेन प्रॉब्लम है, फिलहाल हाइपोटोनिक मीडियम से रिलेट करके डिस्कस कर रहे हैं। गेन वाटर पैसिवली, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट के अगर रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कम। तो बाहर से जो भी फ्लूइड है वो लगातार अंदर आ रहा, वाटर इनफ्लो ज़्यादा हो गया है। लूज बॉडी सॉल्ट्स टू दी सराउंडिंग मीडियम, जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अंदर आ रहा है तो बॉडी से जो सॉल्ट है उसका भी लॉस होता है, तो अल्टीमेटली तो ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब हो रही है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की। कोई ऐसा तरीका नेचर ने रखा है क्या जिससे फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके? यस, प्रोटोजोआ से कौन नहीं फैमिलियर है? प्रोटोजोआ के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उन्हीं प्रोटोजोन में फॉर्म होती हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अगर ज़्यादा पानी अंदर आ जाएगा तो उस वाटर को ये एक्सपेल आउट करने का काम करती हैं। दूसरा जो अडेप्टेशन होता है बच्चों फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में,
दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, कहते हैं मैं पानी नहीं पीना भैया, ऑलरेडी पानी इतना अंदर हमारी बॉडी में आ रहा, पानी पी पी के मरना थोड़ी है। दे डोंट ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट, दे हैव स्पेशलाइज्ड बॉडी कवरिंग प्रिवेंट वाटर लॉस। स्पेशलाइज्ड बॉडी कवरिंग होती है जो वाटर को एंट्री भी नहीं होने देती और जो सॉल्ट वाला ये लॉस हो रहा है उसे भी प्रिवेंट करती है। जैसे सबक्यूटेनियस फैट है, जो स्केल लेस फिशेस है जिनमें स्केल प्रेजेंट नहीं है उनमें फैट की लेयर होती है, फिशेस में स्केल्स की लेयर होती है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी या एक्सेस वाटर उनमें अंदर ना आने पाए। अगर फ्रेश वाटर फिश है तो ज़्यादा वाटर अंदर ना एंटर करने पाए। तो इस तरीके से मैकेनिज्म रेगुलेट हो रहा। अगर अदर देखें हम लोग तो सो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द फ्रेश वाटर फिश विद मैराइन वाटर फिश एंड हाउ डू they maintain their osmolarity. Let us first see about the freshwater fish. Freshwater fish मतलब सराउंडिंग की जो osmolarity है, सराउंडिंग की यानी फ्रेश वाटर की जो osmolarity है that you know 50 ml osmol पर लीटर, और फिश की बॉडी फ्लूइड की जो osmolarity है वो है 300 ml osmol पर लीटर। अगर osmolarity कम है तो लगातार वाटर अंदर आता रहेगा, और लगातार अगर अंदर वाटर आएगा तो अंदर की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसे मेंटेन करने के लिए फ्रेश वाटर फिशेस पहला काम क्या करती हैं, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, डू नॉट ड्रिंक वाटर। ऑलरेडी पानी अंदर आ रहा तो पानी पीने की जरूरत क्या है, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, पहला। दूसरा, डाइल्यूट यूरिन पास होगा, ये कोशिश करेंगी कि जो यूरिन पास हो उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो, लेकिन फिर भी अगर यूरिन ज़्यादा पास होगी तो सॉल्ट का लॉस कुछ ना कुछ तो होगा ही। इस सॉल्ट के लॉस को कंपनसेट करने के लिए इनके गिल्स में आइनोसाइट या क्लोराइड सेल्स होती हैं गिल मेम्ब्रेन में, आइनोसाइट या क्लोराइड सेल्स होती हैं इनकी गिल मेम्ब्रेन में जो एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, एक्टिवली सोडियम क्लोराइड। तो जब एक्टिवली सोडियम क्लोराइड इनके बॉडी फ्लूइड में आएगा तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी। आई थिंक नो प्रॉब्लम। फ्रेश वाटर फिशेस पानी नहीं पिएंगी क्योंकि हाइपोटोनिक मीडियम में है, वाटर ऑलरेडी अंदर आ रहा है। डाइल्यूट यूरिन पास करेंगी, यूरिन ज़्यादा पास होगी तो सॉल्ट लॉस होगा ही। इससे कंपनसेट करने के लिए इनके पास क्लोराइड या आइनोसाइड सेल्स होती हैं गिल मेम्ब्रेन में, जिससे मोनोवैलेंट कैटायन स्पेशली सोडियम क्लोराइड को एक्टिवली इनटेक कर सके। मैराइन वाटर फिशेस के बारे में बात करते हैं। मैराइन वाटर की जो सराउंडिंग में जो ऑस्मोलैरिटी है 1000 ml ऑस्मोल पर लीटर, चारों तरफ 1000 ml ऑस्मोल पर लीटर। और जो मैराइन वाटर फिश होगी उसकी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, 300 ml ऑस्मोल पर लीटर, जो मैं बता रहा हूँ। ज़्यादातर वर्टिब्रेट की बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी 300। अब अगर 300 अंदर है और बाहर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो बॉडी फ्लूइड होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा। जब बॉडी फ्लूइड बाहर की तरफ निकलेगा तो इसे कंपनसेट करने के लिए वो सी वाटर ड्रिंक करेंगी, और जब सी वाटर ड्रिंक करेंगी तो बॉडी फ्लूइड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर बॉडी फ्लूइड में बढ़ेगी तो इसे एलिमिनेट भी तो करना होगा। एलिमिनेट करने के लिए ये आइनोसाइड सेल्स इनमें भी होती हैं जो मोनोवैलेंट कैटायन को रिमूव करती हैं, और फीसेस के वाया डाईवैलेंट कैटायन या डाईवैलेंट आयन रिमूव होते हैं। तो जो मोनोवैलेंट आयन है वो गिल्स के वाया, गिल्स में प्रेजेंट आइनोसाइड सेल्स के वाया, और जो डाईवैलेंट है वो फीसेस के वाया। तो अगर मैराइन वाटर फिश है तो ड्रिंक करना ही पड़ेगा क्योंकि अंदर से वाटर का लॉस हो रहा, वाटर तो इसे लेना ही है, और वाटर अगर लेगा तो सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो उसे इस तरह से कंपनसेट किया जाता है। मैराइन वाटर फिशेस में जो वाटर लॉस होता है वो किस प्लेसेस से ज़्यादातर होता है, गिल मेम्ब्रेन, ओरल और एनल मेम्ब्रेन। ये जो ओपन एरिया कुछ होते हैं इनसे वाटर लॉस होता रहता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको फ्रेश वाटर मैराइन वाटर फिशेस में किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन हो रहा आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। सो देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट रियली व्हेन यू सी दीज फैक्ट्स, how some organisms regulate their osmoregulation and moreover they prevent the loss of water.
See the first fact, cartilaginous and lobe-finned fishes. Lobe-finned fishes ये ऐसी fishes हैं, they store urea and trimethylamine oxide. They retain that osmolyte in their body fluid so that they can increase their osmolarity and obviously they can prevent the loss of water. So if any osmolyte retain in water, the most common is urea and trimethylamine oxide, and these osmolytes are important to prevent the loss of water. Similarly, if you see in the case of kangaroo rat, Dipodomys, that is their zoological name, lost so little water that they can recover 90% of the loss by metabolic water. कैंगारू रैट जो नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है इतना कम वाटर लॉस करता है कि 90% वाटर लॉस तो मेटाबॉलिक वाटर से ही फुलफिल हो जा रहा। मेटाबॉलिक वाटर मतलब जो सेल्स में मेटाबॉलिज्म चल रहा, जो बाई प्रोडक्ट वाटर बनता है उससे ही फुलफिल हो जाता है, इसे बाहर से पानी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो नेचर ने देखो कैसे कैसे मिरेकल कर रखे हैं। केमल सिप ऑफ डिजर्ट है ना, स्कूल डेज से याद कर रहे हैं। रिड्यूस द चांसेस ऑफ ओवरहीटिंग बाय ओरिएंटिंग टू गिव मिनिमल सरफेस एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट। कभी भी आप केमल को देखना, जब वो बैठता है तो इस तरीके से वो बैठेगा कि डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर उसकी स्किन पे कम हो, क्योंकि डायरेक्ट अगर एक्सपोजर कम होगा तो ऑब्वियसली वाटर लॉस क्या होगा, रिड्यूस होगा। ड्राई फीसेस और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। और अगर पानी अवेलेबल नहीं है, इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल, दे डू नॉट प्रोड्यूस यूरिन। यस, यूरिन भी प्रोड्यूस नहीं करते वो। टिश्यूज में यूरिया को स्टोर करके रखते हैं, अगर जरूरत पड़े तो यूरिया के ब्रेकडाउन से वाटर रिलीज हो सके। दे कैन यूज द मेटाबॉलिक वाटर, जो मैं अभी कह रहा था कि यूरिया स्टोर करते हैं, दे कैन यूज द मेटाबॉलिक वाटर एंड दे कैन वेरी फास्ट, in fact you can say, rehydrate themselves. If water is available, they can drink 80 liter of water in 10 minutes. They can rehydrate themselves very quickly. 80 liter of water they can drink just in 10 minutes. तो ये केमल का अपना मिरेकल है। नेचर ने भी मतलब किसी तरीके से डिजर्ट एनवायरनमेंट में रह रहे, जहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो किस तरीके से अपने वाटर को प्रिवेंट करके रखेंगे, क्योंकि वहाँ वाटर तो इसलिए अवेलेबल है नहीं। तो फिलहाल हम लोगों ने बच्चों सारी जनरल बातें कर ली। अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में। सो इन दिस चैप्टर, एज आई टोल्ड यू, वी विल मेनली टॉक अबाउट द नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, दैट इज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, दे आर द ब्रेकडाउन, दे आर द मेटाबॉलिक वेस्ट, यस, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से अल्टीमेटली अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड फॉर्म होते हैं। इन्हीं के रिमूवल के लिए पर्टिकुलर इस चैप्टर में हम लोग रीड करते हैं। इफ वी सी अबाउट द अमोनिया, दिस इज द फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट है। इट इज फॉर्म्ड इन लिवर बाय विच प्रोसेस, डीएमिनेशन, दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ एमाइनो एसिड। लिवर में जब एमाइनो एसिड ब्रेक होगा तो वो अमोनिया फॉर्म करता है। नेक्स्ट, द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, इफ समवन आस्क, यू विल से अमोनिया। देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट। अमोनिया के फॉर्मेशन में कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, it is highly soluble in water. 1 gram of ammonia, to remove 1 gram of ammonia you require 500 ml of water. ज़्यादा टॉक्सिक है इसलिए इसे निकालने के लिए बॉडी में ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है। जस्ट टू रिमूव 1 gram of ammonia you need 500 ml of water. In generally ammonia is removed through body surface in the form of ammonium ion. Kidneys do not play any significant role in their removal. It is highly toxic, so just it is removed by the simple process of diffusion.
एग्जाम्पल मोस्टली एक्वाटिक एनिमल, ज़्यादातर एक्वाटिक एनिमल अमोनिया को रिमूव करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिमूव करेंगे दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड अमोनोटिलिक एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज कॉल्ड अमोनोटिलिज्म। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, लिवर फ्लूक, टेप वर्म, एस्केरिस, अर्थवॉर्म ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये पॉइंट याद रखना है, अर्थवॉर्म ड्यूरिंग रेनी सीजन अमोनोटिलिक। Nereis, leech, aquatic arthropod like prawn, aquatic mollusk like pila, tailed amphibian, salamander and bony fishes. They all are the example of ammonitic organism. So this is about the ammonia. You know, next is urea. It is also formed in liver. Formation of urea we study under the heading of ornithine cycle or Krebs cycle, ornithine cycle or यूरिया साइकिल और क्रेब हैंसलेट, नॉट क्रेब, क्रेब हैंसलेट। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन लिवर इज कॉल्ड क्रेब हैंसलेट, KREAB, हैंसलेट HANSLEIT, ornithine or urea cycle. Here we study two molecules of ammonia combined with one molecule of carbon dioxide forms one molecule of urea and water is eliminated. So for their removal 50 ml of water is required because it is less toxic, so there is no requirement of more water. Less toxic, almost 1 lakh time less toxic than the ammonia. Example, human being, we people are ureotilic, earthworm during normal condition, frog, aquatic reptiles like alligators and turtles. Aquatic reptile यूरियोटिलिक है। एक और एग्जांपल आप यूरियोटिलिक में यहाँ पे लिख लो, कार्टिलेजिनस फिशेस। जो बोनी फिशेस है वो अमोनोटिलिक हैं, जो कार्टिलेजिनस फिशेस है वो यूरियोटिलिक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। यूरिक एसिड it is also formed in liver, uric acid is also formed in liver, it is least toxic, that's why for their formation we need lot of energy। और अमोनिया जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है उसे वाटर के कारण अपन रिमूव कर दे रहा, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा एनर्जी यूरिक एसिड में चाहिए, ये लीस्ट टॉक्सिक है, लेकिन इसे बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। अमोनिया स्टोर करेंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। एग्जाम्पल में स्नेल्स, मॉलस्क है, इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सारे यूरिकोटिलिक के एग्जाम्पल हैं। हम ह्यूमन भी यूरिक एसिड रिमूव करते हैं बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इन केस ऑफ ह्यूमन, यूरिक एसिड इज द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ नॉट द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इट इज द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। यस, इट इज द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो ये पॉइंट बच्चों याद रखना है। तो ये वो सारे पॉइंट थे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मुझे जनरल आपके साथ डिस्कस करना था। किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये मैंने आपको पहले बता रखा है। कमेंट सेक्शन में इन ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको लिखने हैं। यस, प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा तक किसमें कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दैट यू हैव टू राइट इन कमेंट सेक्शन। आई थिंक आप लोगों को बेसिक क्लियर हो गया होगा कि एक्सक्रीशन का क्या मतलब है। इस चैप्टर में हम लोग नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।